हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में बात कर ली थी, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर ली थी। अब हम उसके आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में अगर आप एक ग्लूकोज बनाओगे, एक ग्लूकोज अगर आप बनाते हो तो आपको लगभग 54 एटीपी की ज़रूरत होती है। ये 54 एटीपी कैसे बनते हैं आगे पढ़ेंगे हम। अभी आपको सिर्फ थोड़ी बहुत ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसी रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। फिर एनाबॉलिक रिएक्शन भी हम कह सकते हैं उसको, ये एनाबॉलिक रिएक्शन होती है क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल जो है वो बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। फिर एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो यूज़ में ली जाती है। कितनी एनर्जी यूज़ में ली जाती है? तो 54 एटीपी यूज़ में ली जाती है। ये बात याद रखनी है आपको। फिर आगे हम बात करें तो देखिए, एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये? हाँ, मेटाबॉलिज्म जो है इसमें दो चीज़ें आती है। एक आता है एनाबॉलिज्म और एक आता है कैटाबॉलिज्म। इसको समझ लीजिए, ये आगे बहुत काम की चीज़ है, ये आगे बहुत बार इस्तेमाल होने वाली है। तो अगर हम कहें कि ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि छोटे मॉलिक्यूल जो है वो बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो जहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल किसी लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, वो रिएक्शन कैसी है? एनाबॉलिज्म। और जहाँ पर कोई लार्ज मॉलिक्यूल है और वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज कर रहा है और छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म। जैसे कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, सेल्युलर रेस्पिरेशन की, तो उस सेल्युलर रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल आता है। ये बात ध्यान में रखने की है। अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं जो राजस्थान स्टेट बोर्ड है उसकी बुक में लिखी हुई है। एक साइंटिस्ट हुए थे रेबिनोविच। इन रेबिनोविच ने फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन जो है वो बताई थी 1956 के अंदर। क्या है वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सेंसिटाइज्ड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, सेंसिटाइज्ड फोटो केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
between water and carbon dioxide at biological temperature are called as photosynthesis। तो ये एक डेफिनेशन है जो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हो, आरबीएससी के अंदर ये लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, उसकी पूरी हिस्ट्री को फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, द हिस्ट्री ऑफ photosynthesis can be clearly divided into two parts। कौन कौन से पार्ट्स है? एक को बोलेंगे हम प्री आइसोटोपिक एज, प्री आइसोटोपिक एज, और एक को बोलेंगे हम आइसोटोपिक एज। देखिए, प्री आइसोटोपिक एज का मतलब क्या है कि जब आइसोटोप की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कितना जानते थे, और आइसोटोप की खोज होने के बाद में हम फोटोसिंथेसिस को कितना जानते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब प्री आइसोटोपिक एज का टाइम पीरियड हम बात करें तो लगभग 1800 से लेकर के और 1925, ठीक है। और 1925 में आइसोटोप की खोज होने के बाद 1925 से लेकर के आज दिन तक, जब भी कभी तुम ये वीडियो देखोगे या फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, तब तक लगातार खोजें होती रहती है, तब तक हम उसको आइसोटोपिक एज में रखेंगे। तो हमने पूरी की पूरी जो फोटोसिंथेसिस है उसकी हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? दो हिस्सों में उसको बांट दिया है, ठीक है। अभी देखिए, हम फिर से ये रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस वाली, और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बातें लिखी है, कौन सी बातें बताई है। सबसे पहले लिखते हैं, देखो, CO2, CO2 के साथ में ये हमने लिखा वाटर। फिर हमने यहाँ लिखी सनलाइट, यहाँ लिखा हमने क्लोरोफिल, यहाँ लिखते हैं हम ग्लूकोज, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? हम ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बताया कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 को लेता है। तो उस साइंटिस्ट का नाम था सेनेबियर। और ये इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सेनेबियर ने बताया कि CO2 का रोल होता है इम्पोर्टेंट। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बताने वाले थे डी सॉसर, ठीक है। ये ससुर जी नहीं है, डी सॉसर है। क्लोरोफिल के बारे में बताने वाला था ड्यूट्रोचेट। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल इम्पोर्टेंट होता है, उसको ड्यूट्रोचेट ने बताया।
और फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंट में होती है। इसको बताने वाले थे इंजनहोज। और ग्लूकोज जो है वो बनता है या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, वो भी इंजनहोज ने ही बताया। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, या एनवायरनमेंट के अंदर प्योर एयर जो है वो रिलीज होती है, उसको बताने वाले थे प्रिस्टले। तो देखिए, हम ये जो फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से ही हमको कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम याद हो गए हैं कि CO2 सेनेवियर, H2 को डी सॉसर ने बताया, सनलाइट की प्रेजेंस को इंजनहोज ने बताया, ग्लूकोज बनता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, ये भी इंजनहोज ने बताया, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में सारा काम होता है तो डिट्रोचेट ने बताया, और ऑक्सीजन रिलीज होती है तो वो प्रिस्टले ने बताया। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेनेबियर जो है वो 1782, फिर डी सोसर जो है वो 1804 के आसपास इन्होंने ये जानकारी दी। इंजनहोज ने जो है वो लगभग 1779 के आसपास इंफॉर्मेशन दी। डिट्रोचेच ने 1837 के आसपास में बताया, और प्रिस्टले ने 1771 के आसपास में इस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ में शेयर किया। चलिए, ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में किन किन साइंटिस्ट ने कहा है। अब हम यहाँ पर वापस कुछ बहुत अच्छे साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिन पे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टीफन हेल्स, ठीक है। स्टीफन हेल्स लगभग 1727 के आसपास में इन्होंने जो है वो बताया कि प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करता है उसका खाना या उसका फूड किसकी प्रेजेंट में, एयर और सनलाइट की प्रेजेंट में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड in the presence of air and sunlight। इसलिए स्टीफन हॉल्स जो है उसको हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये हो गया आपके स्टीफन हेल्स। फिर जोसेफ प्रिस्टले, अभी हमने बात की थी उनकी, जोसेफ प्रिस्टले। सेवनटीन 1772 क्या बताते हैं, प्लांट्स प्यूरिफाई the atmosphere they release oxygen during photosynthesis। और भी साइंटिस्ट है जिनके नाम हम लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं जैन इंजनहोज साइंटिस्ट के बारे में, जिन्होंने बताया था कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जरूरी होता है सनलाइट, एंड गेव कंफर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय देयर प्रोसेस। तो उन्होंने कहा कि सनलाइट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, और वो
सिंथेसिस करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ग्लूकोज जो है वो बनाता है। अगले साइंटिस्ट है जेन सेनेवियर एंड डी सोसर। इन्होंने कहा था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अच्छा, यहाँ ये बात समझने की है कि ये जो जीन सेनेवियर वाली जो लाइन है, ये जो ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू RBSC है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ये RBSC वाली जो बुक है, और RBSC की बायोलॉजी वाली बुक, ठीक है, और RBSC की एग्रीकल्चर वाली बुक, एग्रीकल्चर, उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहीं आगे जो है वो आप रॉबर्ट मेयर के बारे में पढ़ोगे, वो भी सेम स्टेटमेंट देता है कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो कहने वाला था रॉबर्ट मेयर, आगे लिखेंगे अपन, वो NCERT में लिखा हुआ है। अब दोनों जो है वो अब आप देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको याद करना है। आगे बात करते हैं हम। FF ब्लैकमैन जो है, FF ब्लैकमैन ने कहा, इन फोटोसिंथेसिस टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, है ना, दो दो तरह की रिएक्शन जो है वो पाई जाती है, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक होती है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो दो तरीके की रिएक्शन आपको फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेगी, विच आर नोन एज लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, और ब्लैकमैन जो थे, इन्होंने ही आपके लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का प्रिंसिपल दिया था, ये भी याद रखने की बात है। तो फोटोकेमिकल जो है उसको ही हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और बायोकेमिकल जो है उसी को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है तो आपको उसी हिसाब से याद रखना है। CB वॉन नील बताते हैं, देखो, वाइल स्टडिंग द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस ही डिस्कवर दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो CB वॉन नील ने क्या बताया, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है, एंड नॉट फ्रॉम CO2 मॉलिक्यूल, CO2 से नहीं निकलता। ये बताने वाले थे CB वॉन नील। फिर रॉबर्ट हिल जो है, उन्होंने देखो बताया था, ही डेमोस्ट्रेट हिल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना, एंड प्रूव दैट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वाटर। तो वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है, ये रॉबर्ट हिल ने बताया। फिर रूबेन एंड कामिन आया, और उसके साथ में हाशिद नाम के साइंटिस्ट है। दे यूज रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन एंड प्रूव दैट ऑक्सीजन इवॉल्व वाज पार्ट ऑफ वाटर। वापस इन्होंने भी जो है वो प्रूफ करके बताया कि इन्होंने जो है वो यहाँ ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप लिया था वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है वो ही आपके इस ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिल रहा है। ग्लूकोज के अंदर आपको CO2 वाला ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकली है, वाटर मॉलिक्यूल से निकली है। ये रूबेन कामेन ने बताया था। फिर केल्विन और बेंसन जो है, इन्होंने C3 साइकिल की डिस्कवरी की थी। C3 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने C14 रेडियो आइसोटॉप का यूज़ किया था। ठीक है, इसके लिए केल्विन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1961 के अंदर। फिर डेनियल आर्नर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने फॉस्फोराइलेशन जो है उसके बारे में बताया था कि उसके अंदर जो है वो दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS1 PS2। हैच और स्लैक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने C4 पाथवे के बारे में बताया। C4 पाथवे के अंदर ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बनता है, आगे पढ़ेंगे। ऑटो वारबर्ग ने वारबर्ग इफेक्ट के बारे में बताया था, जब हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उस वक्त ये पढ़ता है। ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन एंड बो, इन्होंने जो है वो C2 साइकिल की बुनियाद रखी थी कि रूबिस्को जो होता है वो ऑक्सीजन और CO2 की प्रेजेंस में आपस में लड़ता है। ठीक है, और ये आपके ओरेगन और बो ने बताया था, और इसी के आधार पर डेकर और टियो ने C2 साइकिल को समझाया था, जिसको अपन ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। लिबिक ने लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में बात की थी। सैग जो है, इन्होंने कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस के बारे में बात की थी। ये सब फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ही आएंगे। पार्क एंड बिगिन जो है, इन्होंने क्वांटासोम के बारे में समझाया था, जो कि थाइलेकोइड में प्रेजेंट होते हैं। डिस्कवरी की थी क्वांटासोम की। विल स्टार्टर, स्टॉल एंड फिशर, इन्होंने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को बताया था। हेड होता है, टेल होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। वेकेन रोडर ने कैरोटिनॉइड के बारे में बताया था। पी मिसेल, इन्होंने बताया था केमियोस्मोटिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमियोस्मोटिक थ्योरी। रॉबर्ट मेयर, वापस देखो मैंने कहा था कि रॉबर्ट मेयर जो है वो आ जाएगा।
हमने पहले पढ़ा था सेनेबियर और सॉसर के बारे में, जिन्होंने कहा था कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और यहाँ एनसीईआरटी बोल रही है कि रॉबर्ट मेयर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आजकल मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस जो है वो चल रहा है, तो आपको भी थोड़ा इसी को फोकस करना है, रॉबर्ट मेयर को। पेलेटियर और केवेंच्यू, इन्होंने क्लोरोफिल की डिस्कवरी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉक एंड क्लेटन, इन्होंने क्लोरोफिल ए की डिस्कवरी की थी। क्लोरोफिल के अंदर जो है वो क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बैक्टीरिया विरिडिन बैक्टीरिया क्लोरोफिल ऐसे आते हैं। तो क्लोरोफिल ए के बारे में कॉक एंड क्लेटन ने थोड़ा डिटेल में बताया था, और इन्होंने रिएक्शन सेंटर की भी डिस्कवरी की थी। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आ जाते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके आगे पूरे चैप्टर में काम आएगी। तो हम यहाँ चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हिल रिएक्शन क्या होती है। तो हम हिल रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, और उसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अब हम आपको चैप्टर जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे।